आदाब नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में उर्दू शायरी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे दरमियान जो शायर मौजूद हैं, हमारे वक्त के बहुत ही मोतबर नाम हैं जनाब इकबाल अशर साहब। हम आपका खैर मकदम करते हैं इकबाल साहब। इकबाल अशर साहब, आपको जब हम देखते हैं, आपकी शायरी को देखते हैं, मुशायरों की शायरी को देखते हैं, तो आप एक ऐसे वाहिद शायर नज़र आते हैं, चंद उन शोरों में आप शामिल हैं जिनकी शायरी मुशायरों में भी पसंद की जाती है और उसमें वो शायरी भी नज़र आती है जो वाकई उर्दू का एक हुस्न हम कह सकते हो, जो दिल्ली की शायरी में हमको जो चीज़ हमेशा से पाई गई है। ये फ़र्क क्यों महसूस हो पाया? जो शायर का अपना शायरी के तई एक नज़रिया होता है, इसका ताल्लुक़ उससे भी है, लेकिन इसकी एक और वजह मेरी समझ में ये आती है जो मेरे लिए, मैं उस ज़माने में तो इस बात को एक यानी बहुत ज़्यादा अच्छे सेंस में नहीं समझता था, लेकिन फिर आगे चलकर मुझे समझ में आया कि कभी कभी कोई महरूमी भी जो है वो भी कोई नेमत लेकर आती है। वाह। मैं 1983 में जब मैं बहुत संजीदा हुआ, हालांकि शायरी का सिलसिला 81-82 से ही शुरू हो गया था, लेकिन 83 में जब मैं बहुत संजीदा हुआ और मैंने 2-4 गज़लें उस दौरान कहीं, तो मुझे चंद मुशायरों में कलाम पढ़ने का भी मौका मिला 84, 85, 86 में। एक मुशायरा तो मुझे आज भी याद है, सराय खलील एक बस्ती यहाँ है नबी करीम की तरफ, जी उसकी सदारत सिकंदर बख्श साहब फरमा रहे थे। जी। तो मैं बहुत पसंद किया गया, उसमें नवाज़ देवबंदी भी थे, मंजर भी थे, माजिद देवबंदी भी थे। बड़ी हौसला अफजाई की सिकंदर बख्श साहब ने और वहाँ जितने भी मेहमानान मुकर्रम थे, और कुछ इस तरह का इशारा मिला कि भाई आप तो अब मुशायरों में आ जाइए। मगर मुझे अपनी तालीम से ज़्यादा दिलचस्पी थी और मैं ये भी चाहता था तालीम के साथ साथ मेरे हाथ में कोई हुनर भी हो। जैसे हमारे बुज़ुर्गों का जो सिलसिला रहा वो सनत से ज़्यादा मुनासिबत रखते थे, तो वो ये ज़रूर कहा करते थे मुझसे कि भाई इल्म के साथ साथ कोई ना कोई हुनर भी इंसान के पास होना चाहिए। तो मेरी तरजीहात में ये दोनों चीज़ें थी कि हुसूल इल्म भी हो, हुसूल हुनर भी हो। तो मैं मुशायरों की तरफ राग़िब नहीं हुआ और पढ़ता रहा, मुताला करता रहा, और ये सिलसिला तकरीबन 1997-98 तक जारी रहा कि मैं वक्ती तौर पर कोई मुशायरा पढ़ लिया करता था, ख़ुसूसन मकामी मुशायरे। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुशायरा इंसान का ज़रिया माश भी हो सकता है। थी, आपको मधु करते थे? हाँ, चूँकि मैं अलल ऐलान मुशायरों में नहीं शिरकत करता था, दावतनामे मेरे दिल्ली और एनसीआर तक महदूद थे, लेकिन मैं जिस मुशायरे में भी जाता था बहुत पसंद किया जाता था मुझे। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इसे ज़रिया माश बनाया जाए या इसे अदब बराए ज़िंदगी के ज़ुमरे में शामिल किया जाए। तो वो जो 15 साल का अरसा था जब मैं मुताला करता रहा और बेनियाजी के साथ, यानी मैं कोई गज़ल कहता था तो मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं होता था कि ये गज़ल कोई पसंद करेगा या नहीं करेगा, कोई सुने। मैं अपने अंदरून की आवाज़ सुनता था और उसे शेर बनाता था। तो वो जो एक बेनियाजी थी तबीयत में, उस बेनियाजी ने मुझे बहुत सिखाया। और जब मैं मुशायरों में आया तो मेरे ख़्याल है ज़हनी तौर पर मैं पुख्ता हो चुका था। हालांकि बक़ौले मीर के यही जाना कि कुछ न जाना है, वो भी एक उम्र में हुआ मालूम। आज भी हमें कदम कदम पे अपनी कम इल्मी और कम मायगी का एहसास होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुशायरों में जो लोग बहुत कम उम्री में आ गए वो शायद कहीं कच्चे रह गए फ़नी एतबार से, जिनको जल्द मौका मिल गया। तो मैंने ये चीज़ बशीर बद्र साहब से सीखी, उनकी शायरी का ख़ास असर मेरे ऊपर रहा। और हमारे अहद के बड़े मुमताज़ शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब भी उस सफ़ में शामिल हैं कि इनकी शायरी रौ में बह जाने वाली शायरी नहीं थी। ये आर्जी मौज़ूआत से मुतासिर होकर शायरी नहीं करते थे, किसी भी दौर में नहीं। तो इन दो शायरों को मैंने अपना मुशायरों के नुक्ता नज़र से अपना आइडियल बनाया और इनसे ये भी सीखा कि अच्छी शायरी रफ्ता रफ्ता खुलती है
रफ्ता रफ्ता खिलती है। इसीलिए शायद आप मेरे बारे में ये कह रहे हैं जो शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ अभी, लेकिन ये आपका हुस्न गुमान है जो ऐसा सोचा आपने। नहीं, जैसे आपकी शायरी में हम मतलब हमको खूबसूरती नज़र आती है, उसमें मानी भी होते हैं, आज की बात भी ढके छुपे अल्फाज में आप कह देते हैं। अगर आपको किसी पे तबसरा भी करना है तो वो भी है, उसमें ज़िंदगी के जो मसाइल हैं वो भी नज़र आते हैं, और जो एक गमे जाना भी है वो भी नज़र आता है, और गमे दुनिया तो है ही उसमें। तो ये जो है, ये आपने ये किस तरीके से उस पर काबू पाया? यही आपके 15 साल की जो रियाजत आप कह रहे हैं। 15 साल की रियाजत के अलावा मैं एक बात ये मानता हूँ कि जैसे आपने मसल सुनी होगी कि जैसी नीयत हो खुदा वैसा ही दे देता है। तो उन 15 सालों में मैंने सिर्फ पढ़ा ही नहीं, बल्कि मैं दिल्ली के चाय खानों में बहुत बैठता था, और शायरों के बैठने की वही एक जगह थी दिल्ली में। अब मकानों का छोटा होना इसका सबब था, या आज़ाद रवि, यानी घर में रहेंगे तो तकल्लुफ़ात रहेंगे, तो होटलों में बैठने की रिवायत बहुत पुरानी है। उस्ताद रसा और उस्ताद बैखुद के ज़माने से ये सिलसिला है। चाय खाने जो थे वो वहाँ इल्म बँटता था, मिठास बँटती थी। तो वहाँ बैठकर मैंने शायरों से शायरी की बारीकियाँ समझी, मुबाहिसे होते थे, तो उन मुबाहिसों से तनकीदी शऊर भी पैदा होता था। और मैं समझता हूँ कि शायरी के लिए सिर्फ मुताला कर लेना या किसी शायर को अपना आइडियल मान लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए आपके पास अपने तनकीदी शऊर का उजाला भी चाहिए, जिसके साए तले आप अपना शेरी सफ़र तय कर सकें। मुझे ज़ुबैर रिज़वी साहब का एहसान मैं कहूँगा कि उनका मेरे ऊपर रहा जी। वो गालिब इंस्टीट्यूट में एक बार मुझे मिले थे, और उन्होंने सिर्फ मुझसे 1 या 2 जुमले कहे थे जो मेरे लिए मशअले राह बने। जी। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए, तकाबुली मुताला, यानी क्या कहा जा चुका, क्या कहा जा रहा है, और क्या कहा जा सकता है। इस पर अगर आप कंसंट्रेट कर गए और उस पर कामयाब हो गए करने में, तो आपके लिए कोई ऐसी रविश, कोई ऐसी राह ज़रूर निकलेगी जो आपकी अपनी होगी। चलिए हम इस पर बात करेंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि दिल्ली में क्या चाय खानों की रिवायत अब भी मौजूद है। इकबाल अशर साहब से हम शेर भी सुनेंगे, मगर इस मुख्तसर वक्फ़े के बाद। हमारे दरमियान ख़ास मुलाकात में आज मौजूद हैं इकबाल अशर साहब, और उनसे हम बात कर रहे हैं शायरी के हवाले से, उनकी शायरी के हवाले से। इकबाल अशर साहब, जैसे आपने चाय खानों की रिवायत की बात की, क्या आज भी दिल्ली में वो रिवायत मौजूद है, पुरानी दिल्ली में ख़ास तौर से? पहले की तरह तो नहीं है अब तो। पहले उर्दू बाज़ार का जो वो इलाका होता था वहाँ पे होता था, अब वहाँ धीरे धीरे जो है उर्दू बाज़ार की दुकानें, किताबों की दुकानें तो ख़त्म होती जा रही हैं, वहाँ कबाब वगैरह ये सब कुछ गोश्त आ रहा जा रहा है। पूरा बाज़ार ही जो है वो उर्दू बाज़ार की जगह चटोरों का बाज़ार बनता जा रहा है। और हम देखते हैं कि हर दूसरी दुकान जो है वो मछली या मुर्गे की है, या नहारी का होटल है। तकलीफ़ होती है देख के। और जब हम बैठते थे तो करीम होटल के बराबर में एक चाय खाना था, सुलेमान टी स्टॉल के नाम से, तो वहाँ बैठा करते थे। और जब रात के 12 बजे वो चाय खाना बंद हो जाता था तो बाहर आकर जो ज़की का जो बुक स्टॉल है उसके बराबर में एक चाय खाना था, वो सड़क पर मेज़े कुर्सियाँ बिछा दिया करते थे, तो वो सारी रात चलता था, तो हम वहाँ बैठ जाया करते थे। बैठना मकसद होता था, असली चीज़ वहाँ जो थी वो इल्म की मिठास थी जो तकसीम होती थी। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ जो बुज़ुर्गों की हमने गुफ्तगू सुनी, जैसे तारिक सईद साहब बम्बई से आते थे, अफसर जमशेद सुबहानी साहब थे मेरे ज़माने में, कैसर हैदरी साहब थे, मुख्तार उस्मानी साहब, रऊफ़ रज़ा साहब, मुनीर हमदम साहब, सलीम शिराजी साहब। तो जब मेरा लड़कपन का ज़ाहिर ज़माना था, तो इन लोगों की सोहबत कई किताबें पढ़ने की जहमत से बचा लिया करती थी। यानी इनके पास इल्म भी था और तलखीस के साथ था।
और सबसे बड़ी बात ये कि ये आज के असातिज़ा की तरह नहीं थे, ये आपके मिजाज के मुताबिक आपको मशवरा दिया करते थे कि इसका शेरी मिजाज क्या है, इसके लिए कौन सी किताब का मुताला बेहतर रहेगा, इसके लिए शायरी के लिए कौन सा उसलूब इसका होना चाहिए। तो उन सोहबतों का मेरे साथ ही नहीं बल्कि एक पूरी नस्ल है जो आप देखेंगे कि चिराग से चिराग रोशन करने की रिवायत थी, यानी कि जो बेखुद के शागिर्द थे, फिर उनके शागिर्द थे, उनके शागिर्द थे, यानी चिराग से चिराग इल्म का रोशन होता चला गया। तो वो रिवायत चाय खानों से लेकर उर्दू बाज़ार तक फैली हुई थी। में अब तो यह है कि खाल ही कहीं इस तरह के चाय खाने नज़र आते हैं जिसमें आप कुछ देर बैठ सकें। अच्छा, जो नए बच्चे हैं जो शेर कह रहे हैं, जिनको बहर का अंदाज़ा नहीं है, तख्ती का अंदाज़ा नहीं है, तो उनको कहाँ से ये मौका मिले कि कोई उनके लिए जो है कुछ सुधार कर सके, कुछ उनकी राह रहनुमाई कर सके? आपको लगता है कुछ जगह मौजूद हैं भी दिल्ली में? उस्तादी शागिर्दी की जो रिवायत है वो तो अभी भी बरकरार है, लेकिन अब वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। जैसे आप देखेंगे कि आज के दौर में भी कुछ ऐसे बच्चे, कुछ नौजवान आपको नज़र आएंगे जो उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन शेर कह रहे हैं खूब, अच्छे शेर कह रहे हैं। और उनके लिए मुझे याद है कि 1995-96 में नश्तर खानकाही साहब की एक किताब आई थी, गज़ल की व्याकरण, जो आज भी बड़ी मकबूल है और बल्कि नायाब है, किताब है जी। तो इस तरह की बहुत सी किताबें लिखी गई जिसमें मात्राओं के ज्ञान के ज़रिए तख्ती का ज्ञान बांटा गया। और बुनियादी तौर पर जो बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि खुदा जिन्हें अंतर ज्ञान बहुत देता है, उन्हें आहंग और लय खुद ही मिल जाती है, वो उनके अंदर होता है सब। तो मौसीकी से ही अरूज़ और तख्ती का ताल्लुक़ भी है। जो मौसीकी पर कादिर है वो अरूज़ भी सीख लेता है। मैंने तो मौसीकी से अरूज़ सीखा। और वैसे तरीक़े भी हैं, जो ग्रामर्स है, जो बेसिक्स हैं शायरी की, उसकी सिखाने की बहुत सी किताबें हैं। बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन एक बहुत बुरा रुझान जो है वो ये सामने आ रहा है कि बच्चे सीखने से ज़्यादा मुशायरों के ग्लैमर की तरफ भाग रहे हैं। इसके भी दो रीज़न हो सकते हैं, या तो उनकी गरीबी या उनकी हवस। या तो वो ये चाहते हैं बहुत जल्दी अमीर बन जाएं या बहुत जल्दी शोहरत पा जाएं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसी के सहारे आगे बढ़ जाएं। तो कहीं ना कहीं वो खुलूस इल्म के हासिल करने में मुझे बच्चों में नज़र नहीं आ रहा जो हमारे ज़माने में हुआ करता था। तो क्या मुस्तकबिल क्या नज़र आता है आपको उर्दू शायरी का इस लिहाज से? मुस्तकबिल तो देखिए, मुशायरों के लिहाज से तो बंटवारा तकरीबन हो ही चुका है अदब का, और ये बंटवारा आज से नहीं है, अब ये कि ज़रा नुमाया तौर पर नज़र आने लगा। मैं समझता हूँ 3 तरह के मुशायरे हमारे हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं जी। पहले नंबर पर तो वो मुशायरे हैं जो खालिस अदबी मुशायरे हैं, और जो कुछ ऐसी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होते हैं जो रिवायती तौर पर आज़ादी के बाद से या आज़ादी से पहले से, जैसे DCM मिल का मुशायरा है, तो ये बेखुद दहलवी साहब के शागिर्द थे, सर शंकर लाल और मुरलीधर शाद, दोनों बेखुद दहलवी साहब के शागिर्द थे। तो ये बेखुद साहब के ज़माने से ही इस मुशायरे की दागबेल पड़ी हुई है। तो ये इसे मैं कहूँगा रिवायती मुशायरा। अब जैसे जश्न बहार है मुशायरा, तो ये मोहतरमा कामना प्रसाद की अपनी उर्दू दोस्ती और इश्क का नतीजा है। ये तो इस तरह के और भी हिंदुस्तान में बहुत से मुशायरे हैं, ये रिवायती मुशायरे हैं मेरे ख़्याल से, जो उर्दू के इश्क से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरे मुशायरे वो हैं जो एकेडमीज़ के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हो रहे हैं मुख्तलिफ़ सूबों में, जहाँ जहाँ एकेडमीज़ हैं, और ये मुशायरे जो हैं ये भी लॉबिंग का शिकार हो रहे हैं। इसमें भी अब ये नहीं देखा जाता कि मुशायरा वाकई तौर पर कुल हिंद होना चाहिए, कि बंगाल से उन्हें लें तो महाराष्ट्र से उन्हें लें तो मध्य प्रदेश से किसी और को लें। इस तरह की दयानतदारी से काम नहीं हो रहा एकेडमीज़ में, बल्कि वो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि 2 ही शहरों के शायरों को बुला लेते हैं पूरे कुल हिंद मुशायरे में। और ये कुल हिंद का लफ्ज़ जो है, इस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान इस हवाले से लग चुका है। तो एकेडमीज़ अगर लॉबिंग को छोड़कर या खुशामद पसंद
लोगों को छोड़कर बड़ी दयानतदारी से रोटेशन सिस्टम के साथ कि इकबाल अशर ने भी अगर 1 साल पढ़ लिया तो इकबाल अशर का नंबर तीसरे साल आना चाहिए। मैं कहता हूँ, ये बात मैंने कही है कि अगर मेरा नंबर तीसरे साल में आएगा तो मुझे कोई शिकवा नहीं, लेकिन चांस मिलना चाहिए लोगों को, मौका मिले तो लोग उसमें पढ़ सकते आगे हैं। आना चाहिए। हम जा रहे हैं वक्फे पर, आप 2 शेर अगर पढ़ दें तो मैं वक्फे पे चला जाऊंगा। उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है, उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है, नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है, कैसी तरतीब से कागज़ पे गिरे हैं आंसू, कैसी तरतीब से कागज़ पे गिरे हैं आंसू, एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है, एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वक्त के एक बहुत ही अहम शायर, मोतबर शायर इकबाल अशर साहब। अगर हम देखें उर्दू के मुस्तकबिल को लेकर, क्या एकेडमियों के ज़रिए उर्दू आगे बढ़ेगी या उर्दू वालों के ज़रिए उर्दू आगे बढ़ेगी? उर्दू का जो लगाव है वो कोई ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है। मसलन अब मुझे ले लीजिए, मैं 5वीं जमात तक उर्दू पढ़ी मैंने। मेरी जो बुनियादी तालीम थी प्राइमरी, उसमें उर्दू थी 5वीं तक। उसके बाद मैं राम जैसे स्कूल में पढ़ा जहाँ उर्दू नहीं थी। लेकिन मुझे उर्दू से चूँकि दिलचस्पी रही तो मैं रसाइल पढ़ता रहता था, अखबार पढ़ता रहता था। और फिर 12वीं क्लास में मैंने एक एडिशनल एग्ज़ाम लैंग्वेज का, बोर्ड का जो था वो दिया, और उसके बिहाफ पर भी मैंने BA में दाखिला लिया उर्दू में। तो ये मेरे ज़ाती शौक़ का आयनादार है ये अमल। बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पर देखिए, दिलचस्पी का होना तो ये अपने अंदर से है। अब रहा सवाल कि वो सफ़र कैसे तय होगा, मैं तो तहसीन साहब आपसे कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के ज़रिए कि आप एक मुसलसल मुबाहिसा इस पर रखिए कि क्या मौजूदा उर्दू निसाब 8वीं क्लास से और MA तक, मैं अपनी राय का तो इजहार करने का मुझे हक़ है, मैं मुतमईन नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात कही है आपने, मतलब इस पर गौर करना होगा। मेरे दो बेटे उर्दू के तलबा हैं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ 10वीं क्लास से, और एक बेटा मेरा MA में है या एक BA में है। इस पर गौर होना चाहिए। मतलब मैं हैरान हूँ कि हमें वही पुराना निसाब आज से 30 साल पुराना क्यों पढ़ाया जा रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज के बच्चों को अगर आप आज़ादी से पहले की चीज़ें पढ़ाएंगे और नई चीज़ों से मुतारिफ नहीं कराएंगे, दूसरी बात ये कि उनका जो वो पढ़ रहे हैं उसमें कंट्राडिक्शन बहुत है। बिल्कुल। उसमें डिक्शन की बड़ी परेशानी है। हमारे देखिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली जो नस्र लिखते थे, जी, उसमें लुग़त देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। लेकिन बाद में कुछ नस्रनिगार हमारे ऐसे हुए कि जिन्होंने मुश्किल लफ्ज़ों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी काबिलियत ज़ाहिर करने के लिए किया, ज़रूरतन नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने आप को अल्लामा साबित करने के लिए मुश्किल लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। इस तरह कुछ शायर भी हमारे यहाँ गुजरे हैं जिन्होंने दाग और मीर की रोज़मर्रा की उर्दू का बेड़ा गर्क किया है, आगे चलकर उसे पर्शियन बना के रख दिया है या अरबी बना के रख दिया है। बहुत बड़ी बात कही है आपने। तो हमारा मौजूदा निसाब जो है वो हमारी नई नस्ल के लिए किस हद तक मुनासिब है, इस पर एक मुसलसल मुबाहिसा होना चाहिए। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, इस पर हम करना है। इसके बाद ये तय होगा जो आपका सवाल है कि हमारी नई नस्ल उर्दू पढ़ेगी। मुझे बच्चों से मैंने गुफ्तगू की है इस सिलसिले में कॉलेजेस में जाकर, और उनकी शिकायत सामने आई है
कि हमें इस तरह की मुतज़ाद चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही हैं। एक बच्चे ने तो अजीब बात बताई कि मैंने अभी एक मजमून पढ़ा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब पर कि वो बहुत बड़े शायर थे, और अगला ही जो मजमून था मेहदी अफादी साहब के का मजमून था, उन्होंने आर्टिकल के तीसरे पैराग्राफ में लिखा कि हाली 2 कौड़ी के शायर थे। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं किस बात को मानूं, इनकी बात को मानूं या इनकी बात को। तो हमें मौजूदा निसाब को नए सिरे से शायद मुरतब करने की ज़रूरत है। हाँ, ताकि लोग उर्दू की तरफ आएँ। तो अगर उनको उर्दू से करीब लाना है तो उर्दू के निसाब में हमें बहुत तब्दीलियाँ करनी कम से कम पड़ेंगी। हमें उनके और प्राइमरी आज के हिसाब की डिमांड के हिसाब से भी हमको उसको 8वीं 10वीं क्लास में उन्हें ऐसी चीज़ें पढ़ाइए कि उनकी रग़बत हो, उनको बेजारी का एहसास मत दिलाइए। और हमें क्लासिक्स भी पढ़ना है, सब अपना अदब पढ़ना है, वो एमए के लिए रख लीजिए, आप बात के लिए रख लीजिए। अभी उन्हें जब तक आप मॉडर्न पोइट्री या मॉडर्न नस्र से नहीं जोड़ेंगे, वो उनकी दिलचस्पी शायद पैदा होने वाली नहीं। उन्हें मुंशी प्रेमचंद के ज़मींदाराना निज़ाम से शुरुआती स्टेजेस में कोई दिलचस्पी नहीं होने वाली, मेरा ऐसा मानना है। बाद में पढ़ सकते हैं वो बीए में जाके उन्हें। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिनका तज्जिया असर नौ करने की ज़रूरत है, मेरी ये ज़ाती राय है। इकबाल अशर साहब, आप दुनिया भर में जाते रहते हैं अपनी शायरी के हवाले से, तो वहाँ जो सामीन है और यहाँ की जो सामीन है उसमें कुछ फ़र्क नज़र आता है? देखिए, शकीब बिलाली का एक शेर है तहसीन साहब कि उतर के नाव से भी कब सफ़र तमाम हुआ, उतर के नाव से भी कब सफ़र तमाम हुआ, ज़मीन पे पाँव रखा तो ज़मीन चलने लगी। क्या बात है, वाह। तो ये एक कड़वी सच्चाई है कि 1947 में पाकिस्तान जो हजरात यहाँ से चले गए, वो यहाँ के निहायत तालीम याफ्ता, निहायत दानिश्वर या माली एतबार से निहायत मुतमव्विल लोग थे। वो क्रीमी लेयर थी हिंदुस्तान की। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ जो रह गए वो सारे पसमानदा हैं, लेकिन ज़्यादातर क्रीम तो चली गई। क्रीम जो थी वो चली गई। और फिर मज़े की बात यह है कि वो क्रीम पाकिस्तान में भी नहीं रुकी, उतर के नाव से भी कब सफ़र तमाम हुआ। वहाँ से वो लोग यूरोप चले गए, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए। तो मैं समझता हूँ, कभी कभी मैं नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव वे में देखता हूँ कि अगर ये हिजरतें ना होती तो शायद उर्दू की नई नई बस्तियाँ आबाद ना होती। तो वो क्रीमी लेयर मुझे अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान और कहाँ कहाँ और खलीजी ममालिक में भी जो लोग हैं वो यहाँ की क्रीमी लेयर है। तो उनके हिजरत में भी आपको जो है मस्बत पहलू नज़र आता है। और वो बेपनाह अच्छे सुनने वाले हैं, खालिश शायरी सुनने वाले लोग हैं। थोड़ा बहुत एंटरटेन भी करते हैं मुशायरे के नाम पर, लेकिन ज़्यादा पोर्शन जो है आखिर में है। और खालिश शायरी सुनने वाले हमारे नाज़रीन भी बैठे हुए हैं, तो आप उनके लिए कोई खालिश शायरी जो है, अपनी जो पसंदीदा नुमाइंदा गज़ल हो वो पेश कर दीजिए। और नाज़रीन, मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं आपको इकबाल अशर साहब के साथ छोड़ जा रहा हूँ। ख़ास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। आदाब। तेरे करम का सज़ावार कुछ ज़्यादा है, तेरे करम का सज़ावार कुछ ज़्यादा है, कि ये हक़ीर गुनहगार कुछ ज़्यादा है, कि ये हक़ीर गुनहगार कुछ ज़्यादा है। ज़मीर पहले से बेदार कुछ ज़्यादा है, ज़मीर पहले से बेदार कुछ ज़्यादा है, सो मुझ में जुर्रत इज़हार कुछ ज़्यादा है। इधर सफ़र से तबीयत है उखड़ी उखड़ी सी, इधर सफ़र से तबीयत है उखड़ी उखड़ी सी, उधर ज़मीन भी हमवार कुछ ज़्यादा है। और ये 2 शेर ख़ास तौर से अर्ज़ करता हूँ। उधर ज़मीन भी हमवार कुछ ज़्यादा है,
मैं चाह कर भी तेरे साथ चल नहीं सकता, मैं चाह कर भी तेरे साथ चल नहीं सकता। है नस्ल नौ तेरी रफ्तार कुछ ज़्यादा है नस्ल नौ तेरी रफ्तार कुछ ज़्यादा है। ये सोच कर ही सफीने सफ़र पे निकले हैं, ये सोच कर ही सफीने सफ़र पे निकले हैं। सुना है रोशनी उस पार कुछ ज़्यादा है, तेरे करम का सजावार कुछ ज़्यादा है। कि ये हकीर गुनहगार कुछ ज़्यादा है।